नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या कि महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और सैलरी पूरे खत्म, और ये सोचना पड़ रहा है कि भाई पैसे गए तो गए कहाँ? अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो समझिए आज से ये बदलने वाली है। आज हम मिलकर पर्सनल फाइनेंस की एक ऐसी प्लेबुक तैयार करेंगे जो खास तौर पर भारत के हिसाब से बनी है। बिल्कुल सीधी सरल, कुछ नियमों पर आधारित, जिससे अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल पते की है। असली प्रॉब्लम अक्सर फैंसी इन्वेस्टमेंट की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है एक सिस्टम की, एक ढांचे की, जो हर महीने आने वाले पैसों को सही तरह से मैनेज कर सके। और आज हम मिलकर वही ढांचा तैयार करने वाले हैं। हम इस पूरी प्रोसेस को इन 6 आसान हिस्सों में देखने वाले हैं। बजटिंग की नींव से शुरू करेंगे, फिर कुछ नियम देखेंगे, सेफ्टी नेट बनाएंगे, निवेश करेंगे, टैक्स बचाएंगे और आखिर में असल जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी समझेंगे। हर स्टेप पिछले वाले पर ही बनेगा, जिससे अंत में एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, नींव। इससे पहले कि निवेश या बचत के बारे में सोचा जाए, एक बजट होना बहुत जरूरी है। ये समझिए कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग की इमारत की पहली और सबसे मजबूत ईंट है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हमेशा अपनी टेक होम सैलरी को देखिए, मतलब जो पैसा सारे डिडक्शंस के बाद अकाउंट में आता है, सीटीसी को नहीं। फिर अपने सभी छोटे बड़े खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। और अब आता है सबसे जरूरी कदम। सैलरी आते ही अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। फिर जो पैसा बचा उसके हर एक रुपए को कोई ना कोई काम दीजिए, चाहे वो बिल हो, राशन हो या कुछ और हाँ, महीने के आखिर में एक बार जरूर देखिए कि ये प्लान कितना काम आया। ये सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन हमें इस सोच को बिल्कुल पलट देना है। पहले खुद को भुगतान करें। इसका सीधा मतलब है कि बचत और निवेश से कोई समझौता नहीं होगा। वो सैलरी से सबसे पहले निकलेंगे, बाकी खर्चों का हिसाब बाद में होगा। ठीक है, तो नींव तो मजबूत हो गई। अब इसके ऊपर कुछ आसान से नियम बनाते हैं। ये नियम पैसे से जुड़े फैसले लेने में मदद करेंगे और हमें रास्ते से भटकने भी नहीं देंगे। 50-30-20 नियम, ये एक बहुत ही पॉपुलर गाइडलाइन है और ये बहुत सीधी है। जो टेक होम सैलरी है उसका 50% दी जाएगा ज़रूरतों में, जैसे किराया, ईएमआई, राशन। 30% दी जाएगा इच्छाओं पर, जैसे बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग। और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा सीधा जाएगा बचत और निवेश में। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये नियम पैसों को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है। इसे याद रखना बहुत आसान है और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो ये कि कुछ भी हो जाए, ये जो 20% वाला बचत का हिस्सा है, इसे हमेशा सुरक्षित रखना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम भारतीय शहरों के लिए प्रैक्टिकल है? देखिए, हमेशा नहीं। मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में हो सकता है कि सिर्फ घर का किराया ही 50% से ज्यादा सैलरी ले जाए। तो ऐसे में क्या करें? इसे थोड़ा बदलकर 60-20-20 नियम बना सकते हैं। मतलब अपनी इच्छाओं पर होने वाले खर्च को 10% कम कर दिया। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उस 20% बचत वाले हिस्से से कोई छेड़छाड़ ना हो। तो अब जब हमारे पास एक प्लान है तो उसे सुरक्षित करना भी जरूरी है ना? इससे पहले कि हम पैसा बढ़ाने पर फोकस करें, हमें अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनाना होगा। तो ये सुरक्षा कवच, ये इमरजेंसी फंड आखिर होना कितना बड़ा चाहिए ताकि किसी भी फाइनेंशियल झटके से आसानी से निपटा जा सके? एक अच्छा थंब रूल है कि ये कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर हो। इसमें किराया, ईएमआई, खाना पीना और सारे बिल्स शामिल हैं। और हाँ, अगर आमदनी फिक्स नहीं है या घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, तो इसे 9 से 12 महीने के खर्चों तक ले जाना और भी बेहतर है। और ये पैसा रखना कहाँ है? इसे एक जगह मत रखिए, इसे बांट कर रखना समझदारी है। 1 महीने का खर्च एक ऐसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए जहां से तुरंत पैसा निकाला जा सके। अगले 2-3 महीने का खर्च स्वीप इन एफडी में डाल सकते हैं और जो बाकी पैसा है उसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में। एक बात जरूर याद रखनी है, यहाँ हमारा मकसद रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा और जरूरत के समय पैसे की आसान पहुंच है। चलिए, अब सुरक्षा कवच तो तैयार हो गया। अब समय है पैसा बढ़ाने के बारे में सोचने का। अब हम वेल्थ बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करने पर ध्यान देंगे। तो हर महीने कितना निवेश करना चाहिए? अपनी टेक होम सैलरी का 10 से 15% सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी से शुरू करना एक बहुत अच्छा स्टार्ट है।
एसआईपी के जरिए हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में जाती रहती है और धीरे धीरे इस प्रतिशत को 20 से 30% तक ले जाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अच्छा, अब एक बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, रिटायरमेंट। ये शब्द सुनने में बड़ा और कभी-कभी डरावना भी लग सकता है ना? तो चलिए इसे कुछ आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। ये चार्ट हमें महंगाई की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाता है। मान लीजिए आज साल भर के खर्चे 10 लाख रुपए हैं। अब अगर हम 6% की औसत महंगाई दर मानकर चलें तो 30 साल बाद आज जैसी लाइफस्टाइल के लिए एक साल में 57 लाख रुपए चाहिए होंगे। और इतनी इनकम के लिए लगभग 14.25 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाना होगा। हाँ, ये नंबर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन जितनी जल्दी शुरुआत होगी इसे हासिल करना उतना ही आसान होता जाएगा। निवेश करना एक बात है, लेकिन हमें टैक्स को भी तो स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है। टैक्स बचत को साल के आखिर में की जाने वाली भागदौड़ की तरह नहीं, बल्कि अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का ही एक हिस्सा मानकर चलना चाहिए। सेक्शन 80C में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी है जो ग्रोथ चाहते हैं और इसका लॉक इन भी सिर्फ 3 साल का है। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सुरक्षित और लंबी अवधि का विकल्प है, खासकर उनके लिए जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम तो बना ही खास तौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है। असल में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी इन सब का एक ऐसा मिक्स बनाने में है जो हमारे लक्ष्यों से मेल खाता हो। आखिर में चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। देखिए, जिंदगी सीधी लाइन में नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी इतना लचीला होना चाहिए कि वो हर हाल में हमारा साथ दे सके। अगर कोई फ्रीलांसर है या जिनकी आय हर महीने ऊपर नीचे होती है, उनके लिए ये नियम बहुत काम के हैं। अपना बजट अपने सबसे खराब महीने की इनकम को ध्यान में रखकर बनाइए। एक बड़ा इमरजेंसी फंड मतलब 9 से 12 महीने का हमेशा तैयार रखिए। एक न्यूनतम SIP अमाउंट तय कीजिए जो हर हाल में निवेश होगा। और जिन महीनों में कमाई अच्छी हो, उस एक्स्ट्रा पैसे के लिए भी एक नियम बनाइए, जैसे 50% निवेश में, 30% कर्ज चुकाने में और 20% खुद को ट्रीट देने में। कभी कभी खर्चे कम करने की जरूरत पड़ती है, तो इसका तरीका क्या है? 3 आसान कदम हैं। अपने सभी रिकरिंग खर्चों जैसे सब्सक्रिप्शंस वगैरह का एक ऑडिट कीजिए। बाहर खाने पीने जैसे खर्चों पर एक लिमिट लगाइए और इस तरह जो भी पैसा बचता है उसे फौरन अपनी बचत या निवेश में डाल दीजिए। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है ना? अब सवाल बस एक ही बचता है, अपने फाइनेंशियल भविष्य पर कंट्रोल पाने के लिए आज वो पहला कदम, वो पहला बदलाव कौन सा होने वाला है?